अगले दिन मैं 8 बजे अपने क्वार्टर से निकल आया था। सुबह ही से स्टेज बनना शुरू हो गया था। उसके साथ पार्क के दाखिली दरवाजे पर भी पुलिस के 2 सिपाही तैनात कर दिए गए थे। वो सिपाही आने जाने वालों से कोई खास तारुज नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद मैंने पार्क में घुसने की जरूरत महसूस नहीं की थी। दोपहर का खाना शॉपिंग प्लाजा के अकबी सम्त में मौजूद होटल में खाकर मैंने उसी होटल की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और 3 बजे के करीब शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। एक सेल्समैन से चमड़े के मजबूत दस्ताने खरीदते हुए मैंने सरसरी अंदाज में प्लाजा के बंद होने के बारे में पूछ लिया। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं सर, हमें तो ऐसा कोई अहकाम मौसूल नहीं हुआ। 3:30 बजे मुझे पुलिस के 2 सिपाही सीढ़ियों से छत पर चढ़ते दिखाई दिए। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। 4 बजे के करीब लाउड स्पीकर की आवाज वहां आने लगी थी, लेकिन वो रंजीत चोपड़ा नहीं था। कोई दूसरा आदमी उसकी तारीफ में रत्तबुल लिसान था। 4:15 बजे वो खुद स्टेज पर पहुंचा। उसकी आवाज मैंने उससे पहले नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा हो गया कि वही कमीना है। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया गया था कि उसकी आवाज शॉपिंग प्लाजा के अंदर भी निहायत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। उसकी तकरीर शुरू होते ही मैंने छत का रुख किया। इस मर्तबा ऊपर जाते हुए मैंने सेल्समैन की निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते देखकर सेल्समैन ने शाइस्ता लहजे में पूछा, जी सर। मैंने जेब से सर्विस कार्ड निकाल कर उसकी आंखों के सामने लहराया और उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पुलिस के दोनों सिपाही इकट्ठे खड़े जोरों शोर से किसी दोशीज़ा के लिबास पर तबसरा कर रहे थे। मेरे कदमों की चाप पर दोनों ने मुड़कर देखा। उनके सवाल करने से पहले मैंने सवाल जड़ दिया, जहां पर तुम 2 आदमी हो बस। उनमें से एक ने मोहतात अंदाज में मेरा तारुफ मांगा, जी आप कौन? उसके सवाल को दरखोर एतना न जानते हुए मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर पुकारा, इंस्पेक्टर अर्जुन फॉर एसपी सुरेश ओवर। मुझे धीरज की वाज़ेह आवाज सुनाई दी, सुरेश फॉर इंस्पेक्टर अर्जुन, सेंड योर मैसेज ओवर। ये 2 छोटे छोटे फिक्रे ही उन दोनों को चौकन्ना करने के लिए काफी थे। मैंने कहा, सर स्पेशल ब्रांच के आदमी अब तक नहीं पहुंचे और मैं यहाँ अकेला हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी इंस्पेक्टर अर्जुन, मैंने 3 आदमी भिजवा दिए हैं, शायद 15-20 मिनट तक तुम्हारे पास पहुंच जाएं, ओवर। मैंने कहा, ठीक है सर, लेकिन अब प्लाजे के दाखिली दरवाजे पर किसको खड़ा करूं, ओवर। मैंने परेशानी भरे अंदाज में जवाब दिया। धीरज मेरे बताए हुए अल्फाज बहुत खूबसूरती से बोल रहा था। वो बोला, क्या वहाँ पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं, ओवर। मैंने कहा, यहाँ छत पर 2 सिपाही ड्यूटी पर मौजूद हैं और नीचे पार्क के गेट पर भी 3 के करीब सिपाही मौजूद हैं। बाकियों ने स्टेज को घेरा हुआ है, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, ऐसा करो 10-15 मिनटों के लिए इन छत वाले सिपाहियों को गेट पर खड़ा कर दो। इन्हें समझा दो कि किसी को भी प्लाजे के अंदर दाखिल न होने दें। इस दौरान तुम खुद छत पर ही मौजूद रहना, ओवर। मैंने कहा, ठीक है सर, ओवर एंड ऑल। धीरज से बात खत्म करके मैं उन 2 सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हो गया। दोनों ने हमारी बातचीत सुन ली थी। उसके बावजूद मैंने दोबारा अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा। मैंने मुसाफे के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। मेरा नाम पूछने वाले ने जल्दी से मेरे मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम कर अपना नाम बताया, सर सिपाही सुनील दास। और दूसरे ने मुअद्दब अंदाज में मुझे हाथ मिलाया और मैं अरीश गुप्ता सर। मैंने कहा, अच्छा आप लोगों के जरा से ताउन की जरूरत है। ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती, लेकिन सरकार का मुलाजिम होने के नाते हमारा काम तो एक ही है ना। अरीश गुप्ता ने कहा, ठीक है सर, हमने आपकी बातें सुन ली हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। मैंने कहा, नीचे दाखिली दरवाजे पर इतनी देर रुकना है कि जब तक स्पेशल ब्रांच के बंदे आपके पास ना पहुंच जाएं। वो हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका काम बस इतना है कि किसी भी आदमी को प्लाजे के अंदर आने न देना, अलबत्ता बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं। दोनों ने असबात में सर हिलाते हुए मुझे सैल्यूट किया, ठीक है सर। मैंने कहा, वैसे आप अपने किसी सीनियर से इजाजत लेना चाहते हैं तो बेशक पूछ लें। मैं उन्हें किसी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था। वो बोले, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, अगर किसी सीनियर ने बाज पुरस कर भी ली तो आप यहीं मौजूद है ना। मैंने कहा, गुड, और याद रखना किसी को भी अंदर न आने देना। वो बोले, आप बेफिक्र रहें सर, और वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उनके रुखसत होते ही मैंने किसी भी मदाखलत से बचने के लिए फिलफौर छत के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई और अपने बैग की तरफ बढ़ा। सबसे पहले मैंने बैग से नायलॉन की रस्सी निकाली और पानी की टंकी के साथ गड़ी सीढ़ी से उसका एक सिरा बांध कर दूसरा सिरा प्लाजे की अकबी जानिब लटका दिया। अकबी जानिब दुकानों की छत प्लाजे की दीवार से मुत्तसिल थी। रस्सी छत से 7-8 फुट ऊपर ही खत्म हो गई, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। अपने फरार का रास्ता मुंतखब करते ही मैंने जल्दी जल्दी गैलिल राइफल के पुर्जे जोड़े, उसकी मजल पर साइलेंसर चढ़ाया और एक मुनासिब जगह पर राइफल की 2 पाई मुंडेर लगा दी। छत की मुंडेर 3-4 फुट उठी हुई थी, इसलिए मैं लेट कर फायर नहीं कर सकता था। स्टेज का फासला नाप कर मैंने एलिवेशन ड्रम को मतलूबा रेंज के मुताबिक घुमाया और टेलीस्कोप साइड से रंजीत चोपड़ा के सर का निशाना लेने लगा। हवा की रफ्तार न होने के बराबर थी और सूरज मेरी पुश्त पर था और ये मेरे लिए एक बेहतरीन सूरत हाल थी। रंजीत चोपड़ा की आवाज आ रही थी, मैं भारत माता का अदना सा सेवक हूँ, सारी जनता का सेवक हूँ।
اس کی بکواس جاری تھی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے بکواس کرنے کی زیادہ مہلت دیتا۔ سانس روک کر میں نے ٹریگر دبا دیا، ایک ہلکی سی ٹھک ہوئی اور وہ پیچھے کو گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوہرام مچ گیا تھا، ایک دم شور کی آواز اٹھی۔ میرے پاس وہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں فوراً نیچے بیٹھ کر رائفل کو کھولنے لگا۔ اس کام میں مجھے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ رائفل کو بیگ میں رکھ کر میں بھاگتا ہوا پانی کی ٹینکی کے پاس پہنچا اور وہ بیگ نیچے کچرا دان میں پھینک دیا۔ کچرا دان کے ساتھ کھڑی چھوٹی سی وین میں دھیرج موجود تھا۔ میں خود جلدی سے پلازے کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ چمڑے کے دستانے میں نے دوڑتے ہوئے ہاتھ میں ڈال لیے تھے۔ رسی کو پکڑ کر میں نے ہاتھ ہلکے سے ڈھیلے رکھے اور 3-4 سیکنڈ میں پلازے کی عقبی جانب موجود دکان کی چھت پر تھا۔ 2-3 چھتوں سے گزر کر میں ایک گلی میں اترا اور تیز قدم سے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ مجھے چھت سے اترتے دیکھ کر 1-2-3 آدمیوں نے مجھے حیرانی بھری نظروں سے گھورا، لیکن میں ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر چلتا رہا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتے وقت مجھے پولیس کے 2-3 جیپیں ہوٹل کے سامنے سے گزر کر پارک کی طرف جاتی دکھائی دی۔ اسی وقت ایک ایمبولینس بھی سائرن بجاتی ہوئی وہاں سے گزری۔ میں نے موٹر سائیکل کا ہینڈل لاک کھول کر ہیلمٹ سر پر رکھا اور اطمینان بھرے انداز میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے باہر نکلا۔ کوارٹر پر پہنچتے ہی میں نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ رنجیت چوپڑا کی ہلاکت کی بریکنگ نیوز بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ گولی اسے ماتھے میں لگی تھی۔ یوں بھی اس وقت کئی کیمرے اس کے چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ گولی لگ کر پیچھے گرنے کا منظر نہایت صفائی سے فلم بند ہوا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس کا ہاتھ پاؤں جھٹکتے ہوئے تڑپنا مجھے کافی سکون دے گیا تھا۔ اس کمینے کی وجہ سے جانے کتنے مظلوم اور بے قصور یوں ہی تڑپے تھے۔ یہ منظر مختلف چینلز پر بار بار دکھایا جا رہا تھا، البتہ اس کی لاش کی فوٹو نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ ایک اینکر بڑے سخت الفاظ میں اس کارروائی کو کسی پاکستانی دہشت گرد سے منسوب کر رہا تھا۔ رات 8 بجے کی خبروں میں پولیس کی بے مثال کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ انہیں وہ رسی وغیرہ مل گئی تھی۔ گیلل کا فائر شدہ کیس بھی انہیں مل گیا تھا۔ یقیناً وہاں ڈیوٹی پر موجود دونوں سپاہی زیر عتاب آ گئے ہوں گے۔ اگلے دن کی خبروں میں دونوں سپاہیوں کی کہانی تک بھی کسی تیز ترار رپورٹر نے رسائی حاصل کر لی تھی۔ اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر ارجن سنگھ راٹھور کی تلاشی بڑی تندہی سے جاری تھی۔ میرا حلیہ بھی تفصیل سے بتایا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی، درمیانہ قد، کالے گھنے بال، عمر 22 سے 25 سال کے درمیان، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ستواں ناک، باریک مونچھیں، چوڑی پیشانی وغیرہ وغیرہ۔ میرے پہنے ہوئے لباس کو بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اپنے حلیہ کا سن کر مجھے کافی دلچسپ لگا تھا۔ شام تک ہاتھ سے بنی ہوئی میری ایک تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی اور وہ تصویر قریباً 90% مجھ سے مماثلت رکھتی تھی۔ میں نے دیر کیے بغیر سب سے پہلے تو اپنی داڑھی مجھے صاف کی، اپنا لباس اتار کر ایک شاپر میں ڈالا اور شام کو کھانے کے لیے جاتے وقت ان کپڑوں پر پیٹرول چھڑک کر ساتھ لے گیا۔ راستے میں ایک کچرا دان موجود تھا۔ گلی کے خالی ہونے کا یقین کر کے میں نے شاپر کو کچرا دان میں پھینک کر تیلی دکھا دی۔ پیٹرول نے آگ پکڑنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں تیزی سے ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ واپسی پر کوارٹر کا دروازہ کھولتے ہی مجھے ایک سفید لفافے میں بند ایک خط زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں نے اسے اٹھا لیا۔ شاباش، آپ تو بہت اچھے قلم کار ہیں۔ اتنی مہارت سے کم لکھاری ہی قلم چلاتے ہوں گے۔ بہرحال فی الحال آرام کریں، افسانے کی اشاعت کے بارے میں آپ کو جلد ہی مطلع کر دیا جائے گا۔ اس خط کے بعد 10 دن تک مجھے وہیں آرام کرنا پڑا۔ رنجیت چوپڑا کی ہلاکت چند دن سے زیادہ خبروں میں نہ ٹک پائی تھی۔ آج کی عوام ہر آن نئی خبروں کی متلاشی رہتی ہے۔ جلد ہی کئی قسم کی بریکنگ نیوز نے اس خبر کو نیچے دبا دیا تھا۔ ہفتہ بھر خبریں پڑھنے والے 1-2 لائن رنجیت کے قاتل کے بارے میں پڑھ دیتے، بعد میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اس بارے میں 2-3 خصوصی پروگرام ضرور چلائے گئے تھے، جس میں بیٹھے تبصرہ نگاروں نے پاکستان کے بارے میں خوب ہرزہ سرائی کی۔ 11ویں دن میں دھیرج ودھاوا کے سامنے ہنومان جی ہوٹل کے اسی کمرے میں موجود تھا۔ سرسری لہجے میں میرے کام کی تعریف کرتے ہوئے اس نے مجھے تھوڑی سی رقم پکڑائی اور واپس جانے کا مجدہ سنایا۔ واپس جانے کے لیے رستے کا انتخاب میری ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دھیرج نے مجھ سے پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا شکریہ اور اس سے الوداعی مصافحہ کر کے میں جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا ویسے اگر آپ مزید یہاں رہنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے۔ میرے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا قید میں کون رہنا چاہتا ہے مہاراج۔ میں مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے آہستہ سے ہنسا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ واپسی کا راستہ مجھے ازبر تھا۔ کوارٹر کو تالا لگا کر میں نے چابی دھیرج کو بتائی ہوئی مخصوص جگہ پر رکھی اور بس اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جالندھر جانے والی بس مجھے بڑی آسانی سے مل گئی تھی۔ شام تک میں جالندھر پہنچ گیا تھا۔ رات کو ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر میں نے آرام کیا اور اگلے دن صبح دمبا جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا۔ رات کو 8-9 بجے میں اڑی شہر پہنچ گیا تھا۔ امبالہ میں مجھے تقریباً 20 دن لگ گئے تھے۔ فروری کا مہینہ اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ میں نے سپورٹس شوز میں ہی آگے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب برف تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بس بلند و بالا چوٹیوں پر یا ایسے کونوں خدروں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھوڑی بہت برف نظر آ جاتی۔
ज्यादातर रास्ते साफ थे और फिर मुझे मुसलसल चढ़ाई भी तो चढ़ना थी। नीचे उतरते वक्त तो आदमी आसानी से उतर सकता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए काफी जोर लगता है। अपना सफरी थैला पुश्त पर लटका कर मैं चल पड़ा। आते वक्त मुझे उस रास्ते पर सफर करना महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन वापसी के लिए मुसलसल चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। रोमाना के गांव से उड़ी शहर तक मुझे पूरी रात लग गई थी, लेकिन अब यकीनन मैं एक रात में नहीं पहुंच सकता था। यही सोचकर मैंने कदमों की रफ्तार हल्की रखी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर रोमाना के पास पहुंच जाऊं। उसके लिए खरीदी हुई स्वेटर और कपड़ों के 2 सूट मेरे सफरी झोले में मौजूद थे। मुझे यकीन था कि अपने झूठे अजनबी के ये तहाइफ उसे पसंद जरूर आने थे। सुबह होने के करीब मैं बमुश्किल उस जगह तक पहुंचा जहां मैंने आते वक्त खाना खाया था। वो जगह दिन गुजारने के लिए बेहतरीन थी। खाने के लिए मेरे पास बिस्किट और खुश्क मेवा मौजूद था। पेट भरकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। अपने जिस्म पर मैंने गर्म चादर लपेट ली थी, लेकिन सर्दी की वजह से मुझे नींद न आ सकी। मजबूरन मैं घुटनों में सर देकर ऊँघने लगा। आग मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी कि हल्का सा खतरा मोल लेना मुझे गवारा नहीं था। अगर वहाँ मेरी मौजूदगी की जरा सी भिनक भी इंडियन आर्मी को पड़ जाती तो मेरे लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो जाती। मुझे खतरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसी सूरत में शायद मेरा रोमाना से मिलना भी खटाई में पड़ जाता, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। धूप चढ़ने पर मुझे नींद आ गई। मेरी आंख हल्की सी आवाज से खुली। वो एक लूमड़ था। मेरे बदन में हरकत होते देखकर वो भाग खड़ा हुआ। सूरज का सफर जारी था। अंधेरा होते ही मैं वहां से चल पड़ा। इस मर्तबा मेरे सफर का इख्तिताम उसी जगह पर हुआ जहां मेरी रोमाना से मुलाकात हुई थी। उन झाड़ियों में अब तक वो मचान बनी हुई थी। मैंने बेधड़क टॉर्च रोशन करके मचान का जायजा लिया, क्योंकि इतने घने जंगल में अव्वल तो टॉर्च की रोशनी के दूर देखे जाने का खतरा कम था। अगर कोई देख भी लेता तब भी गांव करीब था और गांव के लोगों का वहां आना जाना लाजिमन रहता होगा। यूं भी सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी। मैं चादर ओढ़ कर मचान में बैठ गया। सूरज निकलने तक मैं सर्दी की वजह से नहीं लेट सका था और सूरज निकलने के बाद किसी को देखने की चाहत में आंखें बंद नहीं कर पाया था। वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। इंतजार हमेशा इंसान को कोफ्त में मुब्तला कर देता है। मैं भी बेचैन होने के साथ सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस रोमाना जल्दी से आ जाए। मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट पड़ी। रोमाना ने चंद बकरियों के गले में छोटी छोटी घंटियां लटकाई हुई थीं। उनके बजने की आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बकरी जिस पर मेरी नजर पड़ी वो वही थी जिसका दूध निकाल कर रोमाना ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मैं पुरइश्तियाक निगाहों से उस जानिब देखता रहा। वो झाड़ियों की ओट से तुलू हुई, वही लिबास, वही हुलिया। उसके दाएं बाएं घूमता सफेद मेमना पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका रुख उसी मचान की तरफ था। मुझे खासी हैरानी हुई कि वो दाएं बाएं तवज्जो दिए बगैर यूं मचान की तरफ क्यों बढ़ती चली आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं भी मचान से बाहर निकल आया। रंजीत चोपड़ा को कत्ल करने के अगले दिन मैंने क्लीन शेव करवा ली थी, लेकिन इस बात को भी करीबन 2 हफ्ते होने को आए थे। मेरी दाढ़ी अब करीबन पहले जितनी हो गई थी। झाड़ियों के हिलने पर वो ठिठक कर रुकी। उसकी आंखों में पुरइश्तियाक हैरानी थी। जो ही मैं मचान से निकलकर सीधा खड़ा हुआ, उसने हाथ में पकड़ा डंडा फेंका और इतनी तेजी से मेरी जानिब बढ़ी कि मुझे संभलने का मौका ही न दिया। उसकी आवाज ने मेरे कानों में रस उंडेला। अजनबी इतनी देर कर दी। मैं कोशिश के बावजूद अपनी बाहों को उसके गिर्द घेरा डालने से रोक न सका। पहले फिक्र के बाद उसने अपने होंठों से एक लफ्ज भी ना निकाला था और मेरी जबान भी गुंग थी। काफी देर के बाद उसकी सुरीली आवाज ने एक बार फिर मेरे कानों में जलतरंग बजाया। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते से वापस लौटेंगे। मैंने उसका चेहरा ऊपर किया और पूछा, यकीन की वजह? उसने अपनी साहिराना आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, क्योंकि मैं रोजाना ख्वाब में तुम्हें लौटते देखा करती थी। मैं हंसा, अच्छा ख्वाब भी देखती हो? वो बोली, हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। उसने दोबारा अपना सर मेरी छाती पर धर दिया। मैंने उसे छेड़ा, क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? वो भोलपन से बोली, पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा पता है, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो बोली, सही कहा, आप मेरे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा ही तो हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूँ। उसने खुशी से भरपूर आवाज में पूछा, सच में? मैंने कहा, क्या तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर पूरा जंगल गुनगुना उठा, या शायद सिर्फ वो हंसी थी और मुझे यूं ही महसूस हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, समझ में आ गया, कहने की जरूरत नहीं है। उसकी मानी खेज हंसी के बावजूद मैं जल्दी से बोला। वो शोखी भरे लहजे में बोली, वैसे चूड़ियां दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते थे। मैंने कहा, तुम छोड़ोगी तो ऐसा कर पाऊंगा। मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए वो मुंह बनाकर पीछे हटी। इतना ही तंग हो रहे हो तो ये लो। मुझे लगा कि मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन फिर मैंने खुद में इतनी हिम्मत मफकूद पाई कि उसे दोबारा थाम लूं। मचान में पड़ा सफरी थैला उठाकर मैंने रोमाना के लिए लाए हुए तहाइफ बाहर निकाल लिए।
देखते ही वो बोली, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग पसंद हैं? मैंने नफी में सर हिलाया, पता नहीं। वो बोली, अच्छा मुझे चूड़ियां पहनाओ। उसने अपनी रेशमी कलाइयां मेरे सामने पकड़ी और मैं उसे साथ लिए नीचे बैठ गया। तमाम चूड़ियां बड़ी आसानी से उसके हाथों में फिसल गईं। चूड़ियां पहनकर उसने अपनी दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाईं और कलाइयां नीचे लटकाकर मुसरत भरी नजरों से चूड़ियों को देखने लगी। गाहे गाहे वो अपनी शोख नजर मुझ पर भी डाल लेती। हंसी उसके होंठों से चिपकी हुई थी। एक बात कहूं, उसे कुछ बोलते न देखकर मैंने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। कब से आपके कुछ कहने की मुंतजिर हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा खाना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा हुआ है। उसने कहकहा लगाया। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोली, पता है मैं रोजाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट तो नहीं आए। मुझे उसकी बात पर जरा भी शक न हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। मैं ज्यादा देर एक ख्वाहिश को अपने दिल में न दबा सकता था। मैंने कहा, रोमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। वो खिसक कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ न कहते हुए भी उसने खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुंचा दी थी और यकीनन ये तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज्यादा मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा, रोमा, पता है कि मैं एक फौजी हूँ। इंडिया में एक दहशतगर्द को ठिकाने लगाने गया था जो पाकिस्तान में 2 दफा बम धमाके करवाकर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों को मौत की वजह बना चुका है। और याद रखना, मेरी आने वाली जिंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है? उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या हैं। मैंने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थामा। यूं लग रहा था कि मैंने गुलाब की बहुत सारी पत्तियां पकड़ी हुई हैं। इसका मतलब है मुझे आज ही तुम्हारे अब्बू जान से बात करनी पड़ेगी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं दोपहर को बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी और यहाँ से इकट्ठे निकल चलेंगे। मुझे उसकी घबराहट पर अचंबा हुआ था। कैसी बात कर रही हो रोमा? तुम्हारे वालिद की इजाजत के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो बोली, अगर उसने इनकार कर दिया? मैंने कहा, इनकार क्यों करेंगे? मैं उसकी मिन्नत करके उसे मना लूंगा, उसके पांव पड़ जाऊंगा, उसका हर मुतालबा पूरा करूंगा और मुझे यकीन है कि एक सच्चा कश्मीरी पाक आर्मी के जवान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। वो बोली, क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ भी तो नहीं जानते मेरे भोले भाले अजनबी। अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो दोनों हाथों को इस्तरारी अंदाज में मरोड़ने लगी। मैंने कहा, अच्छा, मैं वादा करता हूँ अगर वो किसी भी सूरत न माने तो मैं तुम्हें यूं ही ले जाऊंगा, लेकिन एक बार उनसे बात करना जरूरी है। वो बोली, आप क्यों समझ नहीं रहे? वो नहीं मानेंगे। रोमा की आंखों में नमी नमूदार हुई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करो। बस तय हो गया कि हम शाम को जाएंगे और पता है जिस दिन आप यहाँ से गुजरे थे उसी रात मैंने अपनी जरूरी चीजें बांध कर रख दी थी। मुझे देखकर आपकी आंखों में पैदा होने वाली पसंदीदगी मुझे पहली निगाह में ही नजर आ गई थी और मैं अच्छी तरह जानती थी आप जरूर लौटेंगे। बस मुझे ये नहीं मालूम था कि कब लौटेंगे। मैं बजिद हुआ। एक इम्कान को आप क्यों यकीन समझे बैठी हैं? उसने रिंधी हुई आवाज में पूछा, मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? मैंने कहा, मेरा जवाब तुम्हें मालूम है। उसने हसरत भरी निगाहों से मुझे घूरा। क्या मेरे बगैर रह लोगे? मैंने कहा, यह कहना कबल अज वक्त है। यूं भी मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा और कह तो दिया कि वादा करता हूँ अगर तुम्हारे वालिद न माने तो फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो बोली, अगर हाँ करना अबू जान के बस में न हो फिर भी तुम उनसे मिलने पर इसरार करोगे? अजीब हसरत ज़दा दर्द भरी आवाज में वो पूछ रही थी। मैंने कहा, रोमा, तुम क्यों अपनी गुफ्तगू से मुझे अजियत पहुंचा रही हो? उसकी आवाज जैसे गहरी खाई से उभरी। वो बोली, अगर मैं किसी और की मिल्कियत हुई फिर? मैंने कहा, किसी और की मिल्कियत? वो बोली, मैं शादीशुदा हूँ। गुजरे सितंबर में मेरी शादी मेरे चचाजाद असफंदियार से हो गई है। शादी के हफ्ते भर बाद वो मेरे दोनों भाइयों के साथ कमाने के लिए चला गया और अब वो अगले माह वापस लौट आएगा। उसने सिसकते हुए अपनी बात पूरी की। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया था। मेरे हाथ बेजान अंदाज में उसके रेशमी गालों से नीचे फिसले। मेरी बोलती बंद हो गई। वो रोते हुए मुझसे लिपट गई, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। वो किसी और की अमानत थी, किसी और की माहीन थी। अगर उसे वो रिश्ता पसंद नहीं था तो उसे पहले इनकार कर देना चाहिए था और अब वो मुझे अनजाने में एक ऐसे गुनाह की जानिब घसीटने वाली थी जिसका कोई कफ्फारा भी नहीं था। अगर मैं उसे यूं ही साथ ले गया होता तो निकाह करने के बावजूद हमारी शादी नहीं हो सकती थी। वो किसी और की मनकूहा थी। उससे तलाक लिए बगैर भला वो मेरे आंगन में कैसे रोशनी फैला सकती थी? मैं झुरझुरी लेकर एकदम होश में आया और उसे खुद से दूर झटक दिया। तुम औरतें काबिल एतबार नहीं हो और अगर तुम्हें अपना चचाजाद पसंद नहीं था तो तुमने उससे शादी की हामी क्यों भरी? क्यों निकाह के वक्त कबूल कहा? क्यों उसके घर आ गई? क्यों? मेरे होंठों से वहशतज़दा आवाज बरामद हुई। वो बोली, क्योंकि उस वक्त मुझे आप नहीं मिले थे। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, और जब मुझसे भी कोई बेहतर मिल जाएगा तो? वो बोली, अल्लाह पाक की कसम, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा किया रोमाना, बहुत ज्यादा। मैं पहले ही औरत जात का डसा हुआ हूँ। तुमने भी मेरे घाव पर तेजाब उंडेल दिया।
مجھے نفرت ہے تم سے اور ہر عورت سے۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ اپنا تھیلا اٹھانا بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے پیچھے آ کر لپٹ گئی۔ اجنبی، میں مر جاؤں گی، یوں خفا ہو کر نہ جاؤ، لوٹ آنے کا وعدہ کر کے جاؤ، میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ گھوما اور اس کے پھول سے گال پر میرا تھپڑ پڑا۔ وہ نیچے گر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ وہ تھپڑ میرے دل پر پڑا ہو۔ میں اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا رخ کس جانب ہے۔ میرے دماغ میں بس رومانہ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔